नमस्कार। आरोग्य शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कुकिंग ऑयल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार पूरा वीडियो देख लें और उसके बाद आपके पसंदीदा विषय के बारे में ही सर्च करके उसे देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य तेलों के बारे में कई भ्रांतियां और गलत जानकारी है। हम सब आज स्पष्ट रूप से खाना पकाने के लिए सर्वोत्तम तेलों के बारे में जानकारी लेंगे और तेलों की सूची पर चर्चा करेंगे जिनके उपयोग से बचना चाहिए। हम कुछ और सवालों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे हमें तेल कम खाना चाहिए या ज़्यादा, क्या तेल से वजन बढ़ता है, क्या अलग तेलों को मिला के खाना सही है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कृपया मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बताएं। कृपया अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अच्छी जानकारी फैलाने के लिए मदद करें। आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तेल कम खाना चाहिए या ज़्यादा? इसका उत्तर जानने के लिए आइए देखें कि हमारे पूर्वज कैसे तेल खाते थे। भारत में चटनी और चावल या रोटी के साथ कच्चा तेल खाना आम बात है। साथ ही सभी सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में तेल में पकाया जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी मात्रा में तेल हमेशा हमारे आहार का हिस्सा था। विज्ञान भी कहता है कि हमें आहार में अच्छी मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है। आइए पहले देखें कि हमें तेल खाने की आवश्यकता ही क्यों है। विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने के लिए हमने अपने स्कूल में सीखा है कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें अवशोषित करने के लिए हमें अपने भोजन के साथ तेल खाना चाहिए। मस्तिष्क के पोषण के लिए मस्तिष्क 100% वसा से बना होता है। यह कीटोन्स पर अच्छी तरह पोषित हो जाता है क्योंकि यह उसकी ऊर्जा का पसंदीदा स्रोत है। अगर आप शॉर्ट चेन या मीडियम चेन फैटी एसिड्स खाते हैं तो कीटोन्स उत्पन्न होते हैं, यानी घी या नारियल के तेल खाते हैं तो उसमें शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं। भारत में सबको पता है कि स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए तेल कितना जरूरी है। कोशिका झिल्लियों को बनाए रखने के लिए भी तेल की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल के परिवहन के लिए तेल जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल केवल वसा का उपयोग करके ही स्थानांतरित किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। गट बैरियर यानी कि आंत की बाधा, उसके स्वास्थ्य के लिए तेल बहुत जरूरी है। गट बैरियर को ठीक करने के लिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती है। यह रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करते हैं। कैसे? जब हम कार्बोहाइड्रेट के साथ स्वस्थ तेलों को खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण धीमा हो जाता है। इस प्रकार शर्करा के स्तर को कम रखने में मदद हो जाती है। तेल ऊर्जा का स्रोत है, मतलब भोजन के बाद कई घंटों तक शरीर में स्थिर ऊर्जा बनाए रखने में ये मदद करते हैं। आइए अब चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, क्या तेल से वजन बढ़ता है? उत्तर है नहीं। वसा खाने से शरीर में वसा के रूप में सीधे जमा नहीं होता है। आमतौर पर अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में शरीर में स्टोर किया जाता है। शरीर में वसा के रूप में जमा होने के लिए पर्याप्त उच्च वसा खाना मुश्किल है। आमतौर पर कई अंग वसा को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में पसंद करते हैं, तो अधिकांश वसा शरीर द्वारा भस्म हो जाएगी और बाकी शरीर द्वारा साफ हो जाएगी। इसलिए जब आप अच्छा तेल खाते हो तो चिंता न करें, लेकिन अगर आप गलत तेल खा रहे हो तो यह शरीर में विकार पैदा करता है। इन विकारों के दुष्परिणाम स्वरूप यह संभव है कि शरीर का वजन बढ़ जाए।
अच्छा तेल खाने से वजन नहीं बढ़ता। क्या तेल हृदय संबंधी विकारों का कारण बनता है? नहीं। स्क्रीन पर सैचुरेटेड फैट पर किए गए प्रयोगों के परिणामों की जानकारी के लिए लिंक दिए गए हैं। अगर यह सिद्ध है कि अच्छे तेल ऐसे किसी भी मुद्दे का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांस फैट खा रहे हैं या गलत तेल गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ता है जो विकारों का कारण बनता है। तो फिर से खराब तेलों से बचें और अच्छे तेल का खूब सेवन करें। क्या तेल कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का कारण बनता है? उत्तर वही है, नहीं। कोलेस्ट्रॉल एक रिपेयरिंग एजेंट है। अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर से ही बनता है, चाहे आप तेल खाएं या ना खाएं। साथ ही कोलेस्ट्रॉल खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसीलिए यदि आप अपने विकारों का ध्यान रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और अच्छे तेल सीधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा है कि अच्छे तेल से कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि हमें अच्छे तेल का भरपूर सेवन करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कौन से तेल अच्छे तेल हैं और उनकी पहचान कैसे करें। पहला तरीका सरल तरीका है। बस एक नियम याद रखें। अगर आप अपने आहार में कुछ भी खा रहे हैं और अभी भी स्वस्थ है तो उस खाद्य पदार्थ से निकाले गए तेल को आप खा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप नारियल खा रहे हैं तो नारियल का तेल भी खा सकते हैं। कुछ ऐसा जो आपके डाइट में नहीं है उसका तेल भी मत खाइए। दूसरा एक वैज्ञानिक तरीका है जहां हम स्क्रीन पर दिखाए गए मानदंडों को लागू करेंगे। हम अब उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जांचें कि तेल कैसे संसाधित होते हैं। आमतौर पे वे रिफाइंड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं। यदि आप रिफाइनिंग की विधि की जांच करते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर लिंक दिया गया है, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आप रिफाइंड तेल का सेवन करना चाहते हैं या नहीं। शोधन के लिए रासायनिक सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। अच्छे फैटी एसिड्स को हटा दिया जाता है। इसे क्षारीय एजेंटों का उपयोग करके भिगोया या फोम किया जाता है। प्रत्येक चरण में गर्म किया जाता है। कुल मिलाकर यह गंधहीन, रंग रहित और पोषण रहित तेल है, बल्कि यह वास्तव में तेल ही नहीं है। साथ ही ट्रांस फैट तेल को कई बार गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है। इसीलिए मैं रिफाइंड तेल खाने की बिल्कुल सलाह नहीं देता। यह निश्चित रूप से अच्छा विकल्प नहीं है। अब कोल्ड प्रेस विधि को देखें। भारत में घाना या कच्ची घानी कोल्ड प्रेस तेल निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई हीटिंग प्रक्रिया नहीं होती। सभी विटामिन और खनिज संरक्षित रहते हैं। कोई फैटी एसिड्स नहीं हटाया जाता, तो स्वाद और गंध भी संरक्षित रहते हैं। इसलिए घाना द्वारा निकाले गए तेलों का खाने में उपयोग करें। तेल चुनने का यह पहला मापदंड है। चलिए अगले चरण के ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे सर्वोत्तम खाद्य तेलों की लिस्ट दिखती है। इन्हें आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड परसेंटेज को देखते हैं। अधिक परसेंटेज का अर्थ है स्थिर तेल है, यानी इसे गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉलम देखते हैं। जितना अधिक मूल्य उतना बेहतरीन तेल। चौथा स्तंभ है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। जितना अधिक मूल्य उतना तेल अस्थिर होता है। इसलिए अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो तेल गर्म करने के लिए इस्तेमाल न करें। पांचवा कॉलम स्मोक पॉइंट है। अगर स्मोक पॉइंट से आगे तेल गर्म होना शुरू कर देते हैं
तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए तेल को खराब तेल में बदल देते हैं। खाना पकाने के लिए पहला पसंदीदा तेल है घी। उसमें उच्च सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, कम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। यह स्थिर तेल है, यानी उसे कई बार गर्म किया जा सकता है। आयुर्वेद भी इस तेल की सिफारिश करता है। इसका आंत पर भी उपचार प्रभाव पड़ता है। इसमें शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिन्हें बिना पित्त लवण के सीधे पचाया जा सकता है, जिससे आपको त्वरित ऊर्जा स्रोत मिल जाता है और कीटोन्स उत्पन्न होते हैं, जो आपके मस्तिष्क के लिए ऊर्जा स्रोत है। घी के साथ मुद्दा डेयरी उद्योग का औद्योगिकरण है। यदि गाय को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है या हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, तो उस गाय के घी से लाभ नहीं मिलता। देसी गाय का ही घी प्राप्त करें। मिलावट यहाँ और एक बड़ी चिंता है। हमारे लिस्ट में दूसरा पसंदीदा तेल है नारियल का तेल। इसमें घी के सभी फायदे हैं। यह वजन घटाने को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं और इसे आसानी से पचाया जा सकता है। कम कार्बोहाइड्रेट आहार के साथ यह कीटोन्स उत्पन्न करते हैं, जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करने में मदद करता है और इस प्रक्रिया में वजन भी कम होता है। पशु वसा एक अच्छी वसा होती है और मांस को उसी की वसा में पकाया जाना चाहिए। लेकिन आज हमारा टॉपिक ऑयल्स पे है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा तीसरा पसंदीदा तेल है ऑलिव ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के रूप में बेचा जाता है। अगर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वैल्यू देखें तो यह पहले दो तेलों से ज़्यादा है और साथ ही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होता है, यानी हमें इस तेल को गर्म करने से बचना चाहिए। इस तेल को दोबारा गर्म करने या डीप फ्राइड करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। अगर आप इसे सैलेड या ऐसे किसी चीज़ पे कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भरपूर इस्तेमाल करें। यदि आप चार्ट की जांच करें तो आप पाएंगे कि नारियल तेल ऑलिव ऑयल से बेहतर है। यदि आपके क्षेत्र में ऑलिव ऑयल महंगा है तो इसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में सस्ता है तो निश्चित रूप से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अच्छा विकल्प है। स्क्रीन पर जो तेल आप देख रहे हैं वह ज़्यादातर कच्चा खाने के लिए अच्छा होता है और इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए। यह मुख्य रूप से पिछली सूची के तुलना में पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वृद्धि के कारण है। सूची में सरसों का तेल, तिल का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल और अलसी का तेल जैसे तेल शामिल है। सरसों और तिल तेल के उच्च ज्वलन बिंदु होते हैं, इसलिए कम ताप वाले व्यंजनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल न करें। अलसी के तेल में स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसका सेवन कच्चा ही करना चाहिए। अंतिम सूची में तेल शामिल है जो उद्योग के पसंदीदा तेल भी है और इनसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है। हमें ओमेगा 6 चाहिए, लेकिन कम मात्रा में। ओमेगा 6 के उच्च मूल्य स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। साथ ही इन तेलों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मूल्य भी उच्च होते हैं, यानी ये तेल न तो खाना पकाने के लिए अच्छे हैं और न ही कच्चे खाने के लिए। साथ ही ज़्यादातर ये तेल रिफाइंड ही होते हैं। इन तेलों से सूजन, ऑटोइम्यून रोग और वजन बढ़ने जैसे विकार हो जाते हैं। आइए बात करते हैं पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल के लिए फैटी एसिड्स प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम के कारण यह तेल विवादास्पद हो गया है। इनका निष्कर्ष यह था
कि उच्च तापमान पर संसाधित होने के बाद यह तेल कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए मैं इस तेल की सिफारिश नहीं करता। हम अगला रिसर्च होने तक थोड़ा रुकेंगे। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, इन तेलों को अलग अलग नामों से बेचा जाता है, जैसे कि वनस्पति तेल, वनस्पति घी आदि। ये तेल सबसे खराब तेल है क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होते हैं, इसलिए इनसे पूरी तरह से बचें। अगला सवाल ये है कि क्या मैं मिश्रित तेलों का उपयोग कर सकता हूँ? तेल के अलग अलग ज्वलन बिंदुओं के कारण इनका सरल उत्तर है नहीं। एक तेल दूसरे से पहले जलने लगेगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसके बजाय मासिक आधार पर तेल बदलना पसंद करें। मुझे लगता है कि यह उपयोगी जानकारी थी और आपके पास खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग करना चाहिए इसके बारे में बेहतर जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जोड़ें। कृपया अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अच्छी जानकारी को फैलाने